Hello everyone, welcome to Proxy Gyan. In this NCERT series, today we will discuss chapter 10, Motions and Measurements of Distances. इस चैप्टर में हम मोशंस के बारे में देखेंगे कि मोशंस कितने टाइप के होते हैं, कैसा क्या होता है, डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो इस चैप्टर का हम कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा वेरियस पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही वेरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रॉक्सी ज्ञान को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजरिंग मोशंस। मोशन क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटेड टू अ रेफरेंस पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी प्लेस पर रखा हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो उसका रेफरेंस पॉइंट हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है तो वो क्या हो जाता है, उसका रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से जब मूव करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो उसे हम कहते हैं मोशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने रेफरेंस पॉइंट से मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मोशन। इसके अंदर दो टर्म्स आ जाते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम अच्छे से समझेंगे। डिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया, कहाँ कहाँ मूव किया, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम आगे देखते हैं अच्छे से। तो डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या रेफर करता है कि हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। इस पिक्चर में आप देखिए, इसमें जो आपको ये ब्लू डॉट में लाइंस दिख रही हैं, कर्व लाइन, आड़ी टेढ़ी जो लाइन है ब्लू डॉट में, वो क्या है? डिस्टेंस है। कैसे कि आप ए पॉइंट पर थे, आपने ग्राउंड पे ऐसे घूमते घामते गए और बी पॉइंट तक आप पहुंचे, तो ये क्या हो गया, आपने ये जो पूरा पाथ कवर किया, जितने भी आपने ये आपके सामने मोड़ आए, जितने भी ये सारी आड़ी टेढ़ी लाइनें आई, तो ये क्या हो गया, आपने इतना क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस। आपने ग्राउंड पर जितना मूव किया है वो क्या हो जाता है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो ए से बी तक अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, तो वहां तक का जो उनका मेजरमेंट होगा उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो हमारा, जहां से हमने स्टार्ट किया है चलना और जहां हमें पहुंचना है ए से बी तक, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अगर हम इसको पूरे एक स्ट्रेट लाइन से कवर करें तो ये हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। डिस्टेंस क्या होता है कि ग्राउंड पर हमने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है, ग्राउंड को कितना ज्यादा कवर किया है, वो होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जहां से, मतलब कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, जहां से हमने स्टार्ट किया है और जो फाइनल पॉइंट होता है, वहां तक अगर हम उसको एक स्ट्रेट लाइन में मेजर करें तो वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या आता है? स्पीड। स्पीड क्या है? डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम। एक मिनट में, अगर एक यूनिट टाइम में हम देखें, जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे हम कहते हैं स्पीड। एक बार हम इसको अच्छे से समझते हैं कि मतलब कि एक मिनट में, फॉर एग्जांपल, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हमें कितना टाइम लगा, उसे हम कहते हैं स्पीड। मतलब कि हम किस स्पीड से गए कि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गए, तो इसके बीच में जो टाइम लगा उसे हम कहते हैं स्पीड। स्पीड का हम अब कैलकुलेशन देखेंगे, मतलब कि इसका फॉर्मूला देखेंगे कैसा होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, अगर 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, कितना भी है, तो वो डिस्टेंस हो गया हमारा। और जो उस डिस्टेंस को कवर करने में हमारा टाइम लगा, वो होता है वो टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी। स्पीड अगर चेंज नहीं हुई है, हम अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और उसके बीच में अगर हमारी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हुई, तो हम उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। मतलब कि जो स्पीड थी हमारी वो एकदम कांस्टेंट थी, ना ज्यादा हुई कहीं पर ना कम हुई। स्पीड यूजली कांस्टेंट नहीं होती है, जैसा कि हमें पता है। स्पीड जो यूजली कांस्टेंट नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा हो जाती है और कहीं पर कम होती रहती है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो चेंज होती रहती है बाय द टाइम। नेक्स्ट क्या आता है? एवरेज स्पीड। स्पीड देख लिया,
क्या है कि मतलब कि हमें जो डिस्टेंस कवर करने में डिस्टेंस कवर किया उस पर जो टाइम लगा हमें, वो हो गई हमारी स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, इसका हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन दैट टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम। ये एक्चुअली क्या है कि अ, हम ए प्लेस से बी प्लेस तक गए, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, उसके बीच में मतलब हमारी जो स्पीड है वो चेंज होती गई। तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि मतलब स्पीड जो चेंज हुई है, तो इसका हम पूरा एवरेज निकालते हैं कि मतलब कि एक एवरेज स्पीड क्या हुई। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो टाइम होते हैं, तो जिस टाइम पे हम दो टाइम पर स्पीड को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट से जब हमने स्टार्ट किया तो और हमने उस टाइम पर देख लिया कि हमारी स्पीड कितनी है। हम आधे रास्ते तक आए, बी पॉइंट पर अभी हम पहुंचे नहीं हैं, हम आधे रास्ते पर आए। आधे रास्ते पे हमने फिर अपनी स्पीड चेक करी और वहां पर टाइम देखा क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दो टाइम आ गया, ठीक है। जब हमने स्टार्ट किया था वहां पर हमने टाइम देखा और वहां पर हमने अपनी स्पीड देखी, और हमने बीच में कहीं पर भी, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 बजे से स्टार्ट किया, 10 बजे हमारी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, जो भी हो, और बीच में आ गए, हमने फिर 10 के बाद 10:30 बजे देखा कि हमारे 10:30 बजे स्पीड क्या है हमारी गाड़ी की, तो हमने उस टाइम पे स्पीड देखा। तो इन दोनों स्पीड को क्या करेंगे, अब हम इन दोनों स्पीड को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, दोनों स्पीड को हम एक दूसरे से जो टाइम है उसको माइनस करेंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारी जो एवरेज स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी। जनरल फॉर्म में देखें अगर हम एवरेज स्पीड का, जो टोटल डिस्टेंस होता है हमारा और जो टोटल टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर हम टोटल डिस्टेंस को और टोटल टाइम को, टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम से हमने टोटल डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन अ टाइम। क्या होता है, अगर हम जा रहे हैं और हमसे पूछा गया कि 11:10 11:10 पर आपकी स्पीड क्या थी, तो उस जो मोमेंट पे हमारी स्पीड रही होगी उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम एक बार और समझते हैं कि हमसे किसी ने भी पर्टिकुलर मोमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम से हमसे स्पीड पूछी हमारी कि क्या है, हमने फाइनल स्पीड या कुछ भी ऐसा नहीं बता रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या है या फिर जो हमारी मेन स्पीड, हम किस स्पीड से घर से निकले कैसा क्या, ये कुछ नहीं। हमसे मतलब किसी एक टाइम पीरियड पर पूछा गया कि फॉर एग्जांपल हमसे पूछा गया 11:10 पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो 11:10 पर जो हमारी गाड़ी की स्पीड होगी उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी को पहले हम समझते हैं क्या होता है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी। किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, तो उस टाइम पर जो हमारी स्पीड होती है, उस स्पेसिफिक डायरेक्शन पर जो हमारी स्पीड होती है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब कि जो रेट ऑफ चेंज है, स्पीड का जो रेट ऑफ चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट में और यूनिट ऑफ टाइम, इसका हम फॉर्मूला से देखेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मली हम वेलोसिटी का मतलब देखें तो क्या होता है, अगर हम किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में हमारी जो स्पीड है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, मतलब कि एक तरीके से फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हमारा फाइनल पॉइंट होता है और जहां से हमने स्टार्ट किया था, मतलब कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अगर हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से देखें, तो जो डिस्टेंस आएगा, जो मेजरमेंट आएगा हमारा, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, और उसको हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारी जो वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पर x अपॉन टी है। x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, और जो टाइम है, ये डेल्टा टी क्या है, टाइम है, चेंज इन टाइम। तो इससे क्या निकल कर आ जाती है, हमारी जो वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाती है। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटीज रेट। जो वेलोसिटी का रेट होता है, अगर उसमें चेंजेस आए,
उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे कि अभी हमने देखा कि वेलोसिटी क्या होती है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या हो, जो हमारी स्पीड होती है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। और अगर उस वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएं, मतलब उस स्पीड में क्या हो जाए, चेंजेस आ जाएं, कहीं ज्यादा हो रही है कहीं कम हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस स्पीड और डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमने उसका डायरेक्शन चेंज किया, उसकी जो स्पीड है उसको चेंज किया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। इसमें अब हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि जो वेलोसिटी में चेंजेस आए हैं अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। फाइनल वेलोसिटी मतलब कि जब हम अपने प्लेस पर पहुंच गए, जो हमारा फाइनल पॉइंट था वहां तक हम पहुंच गए, तो वहां पर हमने अपनी वेलोसिटी देखी क्या थी, और जब जहां से हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी। तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है और जो इनिशियल वेलोसिटी है, हमने उसको एक दूसरे से माइनस कर दिया, और जो टाइम हमें लगा उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर हमने देख लिया कि हमारी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और जब हम बी पॉइंट पर पहुंच गए उस टाइम पर हमने देख लिया कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कवर करने में, इस पॉइंट को कवर करने में हमें कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा, वो देख लिया। तो अब इसमें क्या करेंगे, v माइनस वी नॉट अपॉन टाइम। तो v क्या हो गई, हमारी ये फाइनल वेलोसिटी है, और v नॉट क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो नीचे टाइम अपॉन टाइम, कितना टाइम हमें लगा। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद हमें यूनिट लगानी पड़ती है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, जैसे कि हम स्टार्टिंग पर हमने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, वहां पर हमारी जो स्पीड थी, हमारी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, कम थी। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, और हमने क्या किया, जो हमारी वेलोसिटी है उसको भी इंक्रीज कर दिया, हमने स्पीड को भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन हमने क्या कर लिया, अपनी स्पीड को कम कर लिया। मतलब कि धीरे धीरे हम क्या करें, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, हम अपनी स्पीड को कम करते जा रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब कि जो हमारी स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर क्लियर हुआ। पॉजिटिव क्या है, मतलब कि टाइम के साथ साथ जो हमारी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज होना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट क्या आता है, अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन के एग्जाम्पल देखते हैं। कोई कार है या बस है, वो मूव कर रही है आगे की तरफ, और वो क्या कर रही है, धीरे धीरे अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ा रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इसी एग्जाम्पल में देखें, जो बस है या फिर कार है, कुछ भी है, वो क्या है, मूव कर रही है, बट बीच में हमने क्या कर दिया, ब्रेक ले लिया, मतलब कि हमने ब्रेक का यूज किया। तो इससे क्या हुआ, जो कार की स्पीड है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, टाइम तो बढ़ा लेकिन जो स्पीड है हमारी वो कम हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो गया। तो एक्सेलरेशन किससे, जो स्पीड है, चेंज इन स्पीड, जो स्पीड में चेंजेस होते हैं उससे एक्सेलरेशन होता है। और अगर डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, अब जैसे कि हम कार लेकर जा रहे हैं और कहीं पर एक तरफ से मोड़ आ गया,
ठीक है, तो हमें डायरेक्शन मान लो चेंज करना है, तो वहां पर क्या होगा, हम अपनी जो गाड़ी की स्पीड है वो क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर कोई डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं तो वहां पर भी क्या होता है, एक्सेलरेशन कॉज होता है। मतलब कि वहां पर क्या हो जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है मोशन एंड फोर्स। नाउ व्हाट इज फोर्स? फोर्स होता है अ पुश और पुल दैट वन बॉडी अप्लाइज टू अनदर। मतलब कि एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल दो बॉडी है, यहाँ दो बॉडी हैं, तो एक बॉडी ने क्या किया, दूसरी बॉडी पर या तो उसको पुश किया मतलब कि पीछे की तरफ धक्का दिया, या फिर अपनी तरफ उसे खींचा मतलब कि पुल किया। तो ये जो पुश और पुल है, एक बॉडी ने क्या किया, दूसरी बॉडी के ऊपर उसे पुश किया या पुल किया, तो ये क्या हो जाता है, इसे हम कहते हैं फोर्स। मतलब कि जो कहते हैं ना किसी भी ताकत लगाना एक तरीके से, तो वो क्या कहलाता है, उसे फोर्स कहते हैं। मतलब कि फोर्स का यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो गया, अ पुश और पुल दैट वन बॉडी अप्लाइज टू अनदर। अगर हम कोई भी पुश कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज को पुल कर रहे हैं, एक बॉडी जो दूसरे बॉडी के ऊपर कर रही है, उसे हम कहते हैं फोर्स। अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट मोशन टू चेंज। जो फोर्स होता है उसी के कारण जो किसी भी ऑब्जेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसका जो मोशन है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, हमने उसको पीछे की तरफ धक्का दिया मतलब कि उसको पुश किया, तो एक बॉडी तो हम हो गए, जो पर्सन है जो पुश कर रहा है, और अनदर बॉडी कौन सी हो गई इसमें, जो बॉक्स है वो अनदर बॉडी हो गई। तो एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को, उस बॉक्स को हमने क्या किया, धक्का दिया, तो उसमें क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट ने एक मोशन किया। तो मतलब फोर्स के कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट में मोशन होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ पर अब दो चीजें आती हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स में जो साइज द बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जो बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तीन ऑब्जेक्ट इसमें हम मान लेते हैं, एक बॉक्स रखा हुआ है और दोनों तरफ से कोई पर्सन है उस बॉक्स पर धक्का लगा रहे हैं। तो जो दोनों का अगर जो धक्का लगाने जो फोर्स होगा अगर वो इक्वल होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। मतलब कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो क्या हो, इक्वल हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। अगर हम जमीन पर खड़े हुए हैं, तो इसमें देखिए अगर कुछ जगह ऐसी होती है, अगर हम पानी के ऊपर खड़े हो जाएं तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी का फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, तो हम पानी में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और अगर हम पानी में नहीं डूबे, अगर जो पानी में अगर हम नहीं डूबे, मतलब कि जो पानी का नीचे से फोर्स लग रहा है और जो हमारा ऊपर का फोर्स है वो क्या है, इक्वल है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, मतलब कि जो फोर्स लग रहा हो वो इक्वल हो और दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। इसको हम इस पिक्चर में देखिए कि जो दो ये पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं, तो ये भी इधर से धक्का मार रहे हैं और ये भी इधर से धक्का, मतलब कि इन दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल है, इसलिए ये जो बॉक्स है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनइक्वल इन साइज एंड नॉट इन द सेम डायरेक्शन। या तो जो साइज है हमारे फोर्स का वो अनइक्वल हो और या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम कह सकते हैं ये जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे सामने एक फुटबॉल रखी है, हमने उसे किक किया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो फुटबॉल है वो मूव करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फुटबॉल की तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रहा था और हमारी तरफ से जो फोर्स गया है वो ज्यादा था, तो ये क्या हो गया, एक अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने फुटबॉल को किक किया तो वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है, जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, फोर्स इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय ए। तो यहाँ पर m क्या है, F का मतलब होता है फोर्स, m है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मास है, मतलब उसका जो वेट है, उसका जो मास है वो कितना है, कितना भारी है वो ऑब्जेक्ट। और a होता है एक्सेलरेशन, मतलब कि उसने किस स्पीड से मतलब कि मोशन किया, उसे हम कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन। जैसे कि हमने देखा जो उसकी जो वेलोसिटी थी, स्पीड कितनी थी, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि उसमें हमारा कितना फोर्स लगा। कैसे, अब जो मास है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, उसका जो मास है वो कितना है, 20 kg, और एक्सेलरेशन कितना हो गया उसमें 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि उसने क्या किया,
2 मीटर पर सेकेंड उसने डिस्टेंस को कवर किया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो फोर्स है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू एनी चेंज इन मोशन। इनर्शिया क्या होता है? मतलब कि इनर्शिया का मतलब एक तरह से हम देखें तो होता है कि रुका हुआ, मतलब कोई चीज क्या होती है, रुकी हुई हो, उसका जो मोशन है मतलब कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, वो या फिर मूव कर रही है, तो अगर हमने उसको स्टॉप किया, मतलब कि जो किसी भी एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई मोशन कर रही है चीज, अगर उसमें हमने कोई रेजिस्टेंस ला दिया, कोई रुकावट आ गई, तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया। ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास हैव ग्रेटर इनर्शिया। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं जो इनर्शिया हमारा लगेगा उसमें वो बहुत ज्यादा होता है। इसका हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पर होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी कीप मूविंग एट दैट वेलोसिटी अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो अब एक स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब अगर हमने क्या उसे रोकना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा या कुछ भी। तो अगर जब तक हम उसमें फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक वो चीज क्या होगी, रुकेगी नहीं। कोई ऐसी चीज हो जैसे कि वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो और जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ना ज्यादा हो रही हो ना कम हो रही हो। अब हमें उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रोकना है। तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी कीप मूविंग एट दैट वेलोसिटी। मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी वेलोसिटी पर मूव करता रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते, तब तक वो ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा, अपनी ही स्पीड में अपनी ही वेलोसिटी में मूव करता रहेगा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है कि वो मूव नहीं कर रहा है, वो मतलब कि अपने प्लेस पर बिना मोशन के ही स्टे है, तो वो तब तक मूव नहीं करेगा तब तक जब तक उसमें कोई फोर्स अप्लाई ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, अब वो बॉक्स उसी पोजीशन पर रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ये यहाँ पर ये आ जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा अनलेस उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि अ पैसेंजर नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड एट द कार डायरेक्शन स्पीड इवन आफ्टर द कार स्टॉप। अगर इसमें देखते हैं कि जो एक पैसेंजर है उसने क्या किया, अपना सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो आगे की तरफ ही मूव करता रहेगा जब तक कि जो कार की स्पीड है वो चेंज नहीं होती या फिर कार रुकती नहीं। तो क्या होता है ना, जैसे कि अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो पैसेंजर है अगर उसने सीट बेल्ट नहीं पहना तो क्या होता है, वो आगे की तरफ ही मूव करता रहेगा। और अगर अ पैसेंजर वियरिंग अ सीट बेल्ट स्लो डाउन एट द कार स्लो डाउन एंड स्टॉप। और अगर पैसेंजर ने क्या कर लिया, सीट बेल्ट पहन लिया, तो क्या होता है, जैसे कि अगर कार स्लो हुई तो पैसेंजर भी स्लो हो जाता है, अगर कार रुक गई तो वो भी रुक जाता है। जैसे कार में अपन देखते हैं ना, अगर एकदम से हम स्पीड पे हैं तो जो हमारा जो डायरेक्शन होता है वो फॉरवर्ड की तरफ होता है। तो ये होता है इनर्शिया, इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। तो इनर्शिया क्या हो जाता है, एक पोजीशन है जिस पर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। अगर वो रेस्ट पोजीशन पर रहे तो रेस्ट पोजीशन पर ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 10, motions and motion and measurement in direction. So thank you so much for the discussion.